संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए अंत में मैं बोलूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और राजेंद्र प्रसाद ने भी 1949 में संविधान सभा में कहा था, जिन लोगों को आप चुनकर भेजेंगे वो योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नहीं हुआ तो संविधान भी देश की कोई मदद नहीं कर सकता। ये पैसा पुजारी लोग रखता है और आलीशान बंगला खड़ा करता है। कई भारतवर्ष का हर जगह देख लीजिए, जहाँ पर ट्रस्ट बना है, मंदिर बना है, कहीं पर भी वहाँ ट्रस्टी के रूप में, यहाँ पर भी शुरुआती दौर में पैसा चंदा नहीं होता था। आजकल वहाँ पर गाड़ी खड़ा करने का इतना चंदा, इतना, तो ये सारा पैसा का खेल है, किसी का यहाँ पर विरोध हो रहा है। साथ में आप जाइएगा तो वहाँ का जो पुजारी है वही उसका देखभाल करेगा। वहाँ को यदि कोई ट्रस्ट है तो वही करेगा। यदि कैलाश में जाइएगा या गुरुद्वारा में जाएंगे या मक्का मदीना में जाएंगे, जो भी है वहाँ जो नियुक्ति किया गया वही करेंगे। लेकिन यहाँ जो आपका देवड़ी दीरी है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान या आरएसएस की बात नहीं है, ये जमीन का नेचर यानी जमीन का स्वामित्व से संबंधित है और उस स्वामित्व पर प्रबंधन से संबंधित है। यहाँ पर जो पूजा हो रहा है हिंदुओं के द्वारा बोल रहे हैं, हिंदू कब आया? जब ये मौजा जो देवड़ी है, थाना संख्या 237, ये गांव बसने में कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 पहले बसा है। तो 10,000, 15,000, 20,000 पहले तो हिंदू ही नहीं था यहाँ पर। यहाँ जमीन पर जो है वो तो हमारा देवस्थल है, जिसको हम अदृश्य शक्ति के रूप में हम करते हैं। तो यहाँ देवी और ये मूर्ति हमारा नहीं है ना, प्रतीक के रूप में हम पत्थर को रखते हैं या पावनी के रूप में रखते हैं, जहाँ पर हवा, पानी, जो प्रकृति का जो नेचर है, हम उसी को पूजते हैं। लेकिन यहाँ का स्वरूप बदला है। तो उन लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये का खेल पैसा का है? आस्था में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर कभी अपने भक्तों से, जो गरीब है, निर्धन है, शोषित है, पैसा नहीं मांगती है। ये पैसा पुजारी लोग रखता है और आलीशान बंगला खड़ा करता है। कई भारतवर्ष का हर जगह देख लीजिए, जहाँ पर ट्रस्ट बना है, मंदिर बना है, कहीं पर भी वहाँ ट्रस्टी के रूप में पैसा। यहाँ पर भी शुरुआती दौर में पैसा चंदा नहीं होता था। आजकल वहाँ पर गाड़ी खड़ा करने का इतना चंदा, इतना, तो ये सारा पैसा का खेल है, इसी का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसीलिए वो लोग चाहता है कि इसका प्रबंधन हम लोग रखें। आदिवासी लोग कभी पैसा का भूखा नहीं होता है। आदिवासी क्या पूजा स्थलों में मंदिर नहीं बनाता है क्या? नहीं, एक्चुअल में हम प्राकृतिक उपासक हैं ना, हम उपासक हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं। उसकी उपासना जिसकी जो कोई अदृश्य है, अदृश्य शक्तियों, मतलब उसी को प्राकृतिक या नेचर पावर्स, हम उस नेचर पावर का उपयोग करते हैं। यदि हम बुरबोंगा करते हैं, यानी उसमें देवीय शक्ति है, उस जंगल में उसकी उपासना करते हैं। यदि किसी हवा का पूजा करते हैं तो पावनी है, तो वो लोग करते हैं कि हनुमान को। हम पावनी के स्थान पर उस हवा शक्ति जो ओरिजिनल है, प्राकृतिक, उसकी हम, क्योंकि उसी सांस को हम लेते हैं तो उसकी पावर को हमें मालूम है। दूसरा जल शक्ति, नागेसूट, बिंदीसूट, वो जल शक्ति का हम उपासना करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से निर्मित है और आदिवासी इस चीज को जानते हैं। आदिवासी कहा जाता है आदिवासी हिंदू है, तो आखिर आदिवासी अगर हिंदू नहीं है तो क्या कुछ आदिवासी की उत्पत्ति पाषाण काल, आज से कम 3 लाख ईसा पूर्व हुआ है। जब पाषाण काल से आया है, खेतों को बनाया है, जंगलों को काटा है। उस समय ना हिंदू था ना मुसलमान था, हम तो उसके उपासक हैं। पाषाण काल से हम आए हुए लोग हैं। आज भी हम आसपास में कहीं भी देखिए, हम पाषाण काल के उपासक हैं, आदि शक्तियों का उपासक है। हिंदू कहाँ से है? 4000 ईसा पूर्व आया है, तो हम हिंदू कैसे? तो हिंदुओं से यदि हम पहले आए हैं, मुसलमानों से यदि हम पहले आए, तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हम आदि हैं। धर्म कोड को लेकर देखा जा रहा है, धर्म कोड आखिर उतने सालों, लेकिन धर्म कोड को लेकर, पहल को लेकर क्या कहेंगे? धर्म कोड ये भी एक राजनीति का एक पार्ट्स बन गया है। जिस प्रकार के कुछ समुदाय, कुछ धार्मिक समुदाय ये नहीं चाहता है कि आदिवासियों का उसका धर्म कोड मिले, क्योंकि धर्म कोड यदि मिलता है तो उसका हम धार्मिक यानी उसका हम चेंज नहीं कर सकते, धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे, जमीनों को नहीं लूट पाएंगे। ये रीजन है धार्मिक, क्योंकि तर्क दूसरा है। आज भारत में यदि हिंदू धर्म मिला है तो हिंदू संप्रदाय में कई देवी देवताएं हैं, लेकिन किसी ने भी वैष्णव धर्म नहीं माना, शिव धर्म नहीं मांगे, पार्वती धर्म नहीं मांगा, लेकिन मानता तो है। लेकिन समुदाय के हिसाब से इन्होंने मांगा, हिंदुओं ने मांगा हिंदू धर्म,
मुसलमान में शिया और सुन्नी मुसलमान है, दोनों ने नहीं माना शिया और सुन्नी, उन्होंने माना इस्लाम धर्म। और एक सवाल रहेगा दादा, अंतिम सवाल, ग्राम सभा जैसे निर्णय लिया गया, क्या कुछ कारण है क्या झारखंड में ग्राम पेशा कानून लागू नहीं है, यही कारण है ग्राम सभा के निर्णय को दरकिनार किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, नहीं मानने का कारण, लागू नहीं होने का कारण आपके विधायी का फेलियर, आपका ब्यूरोक्रेट्स नहीं जानता है। ब्यूरोक्रेट्स इसीलिए नहीं मानता है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स में बैठा हुआ है या तो बिहार का है या तो उत्तर प्रदेश का है, जिन्होंने CNT एक्ट पेशा कानून को जाना ही नहीं कभी। जमीन का नेचर छोटनागपुर में कैसे उन्होंने जाना ही नहीं। उन्होंने पढ़ा है केवल बिहार काश्तकारी अधिनियम, उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, और लेकिन छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम को नहीं पढ़ा है। जहाँ तक ग्राम सभा की बात है, ये ग्राम सभा बिहार सरकार या झारखंड सरकार की इकाई नहीं है, ये एक संवैधानिक बॉडी है। जिस प्रकार संसद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जनजाति सलाहकार परिषद, ये सब संवैधानिक संस्था है, उसी प्रकार 73 संविधान संशोधन द्वारा 1993 को जब अमेंडमेंट हुआ है, वहाँ पर 243 के तहत आपको ग्राम सभा को एडजस्टिंग किया गया, उसको अंतः स्थापित किया गया। उसी का 243M के तहत जो शेड्यूल एरिया में पंचायत का व्यवस्था नहीं होगा, उसके आलोक में केंद्र सरकार ने संसद भवन से एक बिल पास किया है, पेशा कानून, यानी पेशा कानून के अकॉर्डिंग्स ग्राम सभा को यहाँ लगाया गया। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था, जिस प्रकार का राज्य में विधानसभा है, जिस प्रकार का केंद्र में लोकसभा है, उसी प्रकार विधानसभा लोकसभा के समानांतर ही ग्राम सभा मौजूद है, जो लेकिन रूढ़ी और प्रथाओं के अनुसार ये प्रशासन करेगा, ना कि लोकसभा का पास किया हुआ अधिनियम, ना विधानसभा का पारित किया हुआ अधिनियम से ये प्रशासित होता है। हमारा आदमी इस चीज़ को नहीं जानता है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो क्या कहेंगे, लगातार आदिवासियों को दरकिनार करने के पीछे यही कारण है कि झारखंड में पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है और यहाँ पर इसलिए अधिकार नहीं दिया जाता आदिवासियों को? देखिए, पेशा कानून यदि लागू होता है तो एक नया सरकार बनेगा। नया सरकार का मतलब 3 सरकारें बनेगी, केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और पंचायतों में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक और सरकार, लोकल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का स्वरूप होगा। और डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल जब आएगा तो 11वीं अनुसूची में जो 29 सब्जेक्ट्स हैं, उस विषय पर कानून बनाएगा, अधिनियम बनाएगा, विकास योजनाओं को लागू करेगा। लेकिन तो क्या सरकार डरती है पेशा कानून लागू बिल्कुल, क्योंकि यदि लागू होता है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल और ये पेशा कानून लागू होगा तो केंद्र का जो बजट है वित्त आयोग के माध्यम से सीधा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को आएगा। राज्य को भी अपना राज्य वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। वहाँ जो बजट है विधायकों का, वो लोग नहीं चाहता है, जो 14 मंत्रालय हैं यहाँ पर, वो 14 मंत्रालयों का पैसा डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल में और ग्राम सभा में हस्तांतरण करना पड़ेगा। इसीलिए कोई विधायक नहीं चाहता है कि राशि, लूट का जो राशि है ना, हम दें ग्राम सभाओं को सशक्तिकरण। और दूसरा, ग्राम सभा यदि सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग तैयार होंगे और राजनीतिक पार्टियां के पीछे झंडा ढोकर नहीं घूमेगी। और इसको हम जैसा चाहें वैसा जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर हम यूज नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को लोग जानता है, इसीलिए इस पेशा कानून को और ग्राम सभा को पावर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग चाहता है कि भाई ये मंदिर में जो घंटी है, ये जितना जनता है, मतदाता है, अज्ञानी रहे और जीवन पर्यंत मैं अपने बाल बच्चों को विधायक पर विधायक बनाते रहूं, सांसद पर सांसद बनाते रहूं, और ये अनपढ़ गंवार मतदाताओं के ऊपर मैं राज करूं और जब चाहे जैसे चाहूँ घंटी के समान उनको मैं यूज कर सकूं। ये है वर्तमान सरकार जमेम जो आदिवासी हितैषी मानी जाती है, आदिवासी सरकार कही जाती है, क्या कहेंगे पेशा कानून लागू करने को लेकर? ये देखिए, ये आदिवासी सरकार नहीं है। आदिवासी सरकार होती तो 1950 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी, उस समय सरकार नहीं मतलब, लेकिन कांग्रेस से होती, कांग्रेस के समय में जितना भी रूल रेगुलेशन बने हैं, संघ सूची पर 97 सब्जेक्ट है, राज्य सूची पर 67 सब्जेक्ट है, समर्थ सूची पर 47 सब्जेक्ट है। इन 47 सब्जेक्ट पर तो राज्य सरकार को बनाना चाहिए, 67 सब्जेक्ट पर। लेकिन राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन है, आदिवासी अपने आप को बोलता है, लेकिन उन्होंने ना माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर कोई संशोधन किया, ग्राम सभाओं को क्या अधिकार मिलना चाहिए, रैयतों को कंपनी यदि ज़मीन देता है तो कंपनियों को रॉयल्टी क्या मिलना चाहिए, आपका बालूघाट का आपका नीलामी कौन करेगा, स्थानीय नियोजन नीति कैसी होनी चाहिए, कोर्ट फी जो गरीब लोग हैं नहीं दे पा सकता है तो कोर्ट फी के बदले हम ग्राम कचहरी हम कैसे बनाएं। इन तमाम चीज़ों में विधायक पूरी तरह फेलियर है। ये केवल
ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों के द्वारा कंट्रोल होता है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हमारे राजा लोग और जमींदार लोग उसका और पढ़े लिखे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ हो गए, देश गुलाम हो गया। आज हमारा नेता और चंद दलाल प्रवृत्ति के लोग उन्हीं पार्टियों के साथ साथ घूम रहा है, जिसके चलते हमारा जो रैयत वंश है उसका हक अधिकार और संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए अंत में मैं बोलूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और राजेंद्र प्रसाद ने भी 1949 में संविधान सभा में कहा था, जिन लोगों को आप चुनकर भेजेंगे वो योग्य, ईमानदार और चरित्रवान नहीं हुआ तो संविधान भी देश की कोई मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि ये संविधान एक निर्जीव वस्तु है जिसमें प्राणों का संचाल उन सीएनटी एक्ट पर लागू करने के लिए यहाँ पर कानून नहीं बना। आप सिंपल सा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहीं आप जाते हो। अरे सीएनटी एक्ट का एग्जिस्टिंग लॉ रूढ़ी प्रथा पर आधारित है। इसको करने के लिए कहाँ जज है, कहाँ कोर्ट है? आप तो वही सिविल कोर्ट में कर रहे हैं। ये दीवानगी का मामला है, फौजदारी का मामला है। दोनों इसी प्रकार का नहीं होने के चलते ये लटकता है सालों साल। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि गरीब लोगों को निःशुल्क न्याय मिले, इसके लिए अलग न्यायिक व्यवस्था होना चाहिए। जिस प्रकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होता है, इसी प्रकार का सीएनटी एक्ट पर यदि उल्लंघन हुआ है तो स्थानीय पर ही इसको किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था तो नहीं है, संज्ञान में तो लेना चाहिए लेकिन नहीं लेती है।